नमस्कार स्टूडेंट्स, केवल सारस्वत की तरफ से कक्षा 10 के अंग्रेजी विषय के वीडियोस अपन बना रहे हैं। और अंग्रेजी विषय के अंदर हमने शुरुआत करी थी पोइट्री सेक्शन से, जिसका कि एक वीडियो हमने पोस्ट किया था। रिस्क पोएम के ट्रांसलेशन और पूरे जो भावार्थ है, एक्सप्लेनेशन है, उस पर अपन ने बात करी थी, वर्ड मीनिंग्स पर बात करी थी। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को 2-3 बार देखिए, और उसके वीडियो को जब आप देखें तो साथ में आपके जो टेक्स्ट, आपकी बुक है, किताब है, वो आपके सामने खुली होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप उसके जो नोट्स बनाएं, साथ में मीनिंग्स वगैरह लिख लें। इसके बाद अपन बात करते हैं, आपका जो पोइट्री सेक्शन है उसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला, एक्सप्लेनेशन करना, व्याख्या करनी। तो अपन पोएम जो रिस्क है उसकी एक्सप्लेनेशन पर बात करते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का एक क्वेश्चन आएगा। 4 पोएम्स में से 2 एक्सप्लेनेशन होगी, 2 में से आपको एक करनी होगी, अथवा में होगा। और वो 2 जो है वो कोई भी पोएम में से आ सकती है। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ये इस पर अपन बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे जो पोएम आपकी रिस्क पोएम है उसकी एक्सप्लेनेशन पर बात करेंगे। तो देखा जाए तो रिस्क पोएम जो है उसको 2 भागों में बांटा गया, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि भाई एक्सप्लेनेशन क्यों की जाती है। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड एनी एक्सप्लेनेशन, यानी एक्सप्लेनेशन के पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों की जाती है एक्सप्लेनेशन, ये हमें मालूम होना चाहिए। और एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या करना हिंदी के अंदर। 3 इसके पार्ट में अपन करेंगे। हालांकि जो कई जो टीचर्स हैं और जो स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि इसको 4 पार्ट में भी किया जाना चाहिए, क्रिटिकल कमेंट्स भी देने चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 10th लेवल के ऊपर क्रिटिकल कमेंट वाला पोर्शन देना कोई ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़रूरी हो, कोई चीज़ ज़्यादा टिपिकल हो, ज़्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो, जटिल हो, तो क्रिटिकल कमेंट भी आप डाल सकते हैं। विशेषकर जैसे कि जो तोरू दत्त वाली पोएम है, लोटस जो पोएम है, उसमें क्रिटिकल कमेंट्स ज़रूर बनते हैं, बाकी क्रिटिकल कमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो सवाल ये है कि भाई एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है, क्यों की जाती है, ये इस पहले वीडियो में मैं दे रहा हूँ। उसके बाद बार बार जो इसके पार्ट बनेंगे आगे अदर पोएम्स के भी, उसमें वो हम नहीं बताएंगे, आप यहीं पर जान लें। तो 3 पार्ट है इसके, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। चौथा पार्ट परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार क्रिटिकल कमेंट्स भी दिया जा सकता है, जो हर बार देना जरूरी नहीं होता। तो 3 पार्ट जो है वो तो अनिवार्य है। पहला पार्ट है आपका रेफरेंस। रेफरेंस से मतलब ये है, रेफरेंस में आपको देना होता है कि जो भी लाइनें आपके समक्ष रखी गई है, जो भी लाइनें आपके सामने व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए रखी गई है, वो कहाँ से ली गई है, यानी वो जो लाइनें हैं वो किस पोएम में से ली गई है, ये आपको उस रेफरेंस के अंतर्गत बताना होता है, रेफरेंस में बताना होता है। और वो जो ली गई है लाइनें, उस पोएम का नाम क्या है और उस पोएम के राइटर कौन है, यानी पोइट कौन है, वो पोएम के जो पोइट हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको रेफरेंस के अंदर देना है। यानी आप रेफरेंस के अंदर 2 चीज मुख्य रूप से लिखेंगे। जो भी लाइन या स्टेंजा आपके सामने है, उस स्टेंजा के पोएम का नाम आपको बताना होगा, और साथ में आपको बताना होगा हु इज द पोइट और हु इज द राइटर ऑफ दैट पोएम, ये आपको बताना होगा। तो ये रेफरेंस के अंतर्गत करना है आपको। थोड़ा सा आप ये भी बता सकते हैं, 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन में, कि वो जो पोएम है जिसकी कि आप एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हो, वो बेसिकली मुख्य रूप से बड़े तौर पर वो पोएम किस बारे में है, या एक लाइन के अंदर आप जो है वो उस पोएम का एक सार तत्व आप प्रस्तुत करेंगे।
दूसरी जो बात है, दूसरा जो पॉइंट है वो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको बताना है कि जो पर्टिकुलर स्टेंजा, जो लाइनें आपके सामने हैं और जिसकी आप एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हो, वो किस संदर्भ में बात कही गई है, यानी क्या बात वो करता है, मोटा मोटी वो जो लाइनें हैं वो क्या बात कर रही है। तो वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 लाइन में लिखना है। और तीसरा जो बड़ा पार्ट है वो है एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको बताना है कि पूरा आपको ये बताना है कि जो लाइनें आपके सामने हैं उससे आपने क्या समझा, यानी वो जो है वो लाइनें, जो स्टेंजा जो है उसमें आप क्या समझ पा रहे हो, वो आपको एक्सप्रेस करना है, वो आपको बताना है, व्यक्त करना है, जितना आप व्यक्त कर पाओ। तो ये 3 पार्ट हैं, और 3 पार्ट जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो रेफरेंस अगर आप वाला पार्ट है वो 1 नंबर का होगा, 1 मार्क का होगा। कॉन्टेक्स्ट वाला 1 मार्क का होगा, और एक्सप्लेनेशन वाला जो भाग है वो आपको 2 नंबर दिलाएगा। जहां जरूरी हो वहां पर आप क्रिटिकल कमेंट भी डाल सकते हैं, बट ये कोई नेसेसरी नहीं है। तो ये बेसिक बात है। अब हम बात करते हैं रिस्क्स पोएम में अपन रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की। तो इसको अपन बांटेंगे इस पोएम को। वैसे तो ये पोएम मुख्य रूप से ब्रॉडली 2 भागों में बंटी हुई है, जिसमें पहला जो पार्ट है, पहला जो भाग है, जिसमें पोइट जो जेनेट रेंड है, वो जेनेट रेंड जो है वो आपको देते हैं कि भाई किस प्रकार से हर जो छोटी एक्टिविटी है, हर स्मॉल एक्टिविटी के अंदर कोई ना कोई तरह का रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है, यानी रिस्क शामिल है। यानी कोई भी जीवन में हम काम करें, कोई भी छोटा से छोटा काम हम करें, तो उसमें देयर इज सम काइंड ऑफ रिस्क जो है वो है इसके अंदर। तो वो एक लिस्ट शुरुआत में पोइट देता चला जाता है कि किस प्रकार जो है वो कार्य हैं और उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, और फिर जो है वो रिस्क न लेने के क्या खतरे हैं, क्या नुकसान है, और जो रिस्क नहीं लेते जो लोग, वो उनकी क्या स्थिति होती है, ये दूसरे पार्ट में बताया गया है। लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम इसको छोटे छोटे भागों में बांटेंगे। तो अपन इसको 4 भाग में एक्सप्लेनेशन करेंगे, और पहली जो एक्सप्लेनेशन वो हम करने जा रहे हैं वो अपन शुरुआती जो लाइनें हैं, टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, to expose feelings is to risk exposing your true self, to place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive। यहां तक कि हम शुरुआत में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये जो पहला पार्ट है, इसका आपको मतलब, भावार्थ और ये सब आपको पता होना चाहिए। जो आप पार्ट 1 वाला वीडियो है उसमें आप देखिए। यहाँ पर हम इसका रेफरेंस करेंगे। तो रेफरेंस जो है वो अपन चाहे कितनी ही एक्सप्लेनेशन इसके 4 बना लें या 5 बना लें, रेफरेंस वाला पार्ट जो है वो हमेशा सेम रहेगा इस पोएम के लिए। और आपकी सुविधा के लिए मैं एक ही लाइन इसमें बता देता हूँ। रेफरेंस वाले पार्ट में आप शुरुआत में लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन from the poem Risks। These lines have been taken from the poem Risks। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइनें हैं, ये जो पंक्तियां हैं, ये पोएम जो रिस्क पोएम है उसमें से ली गई है। उसके बाद आप लिख सकते हो कि दिस इज अ वेरी सिंपल पोएम विद अ ग्रेट मैसेज। लेकिन उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि द पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय द पोएट जेनेट रेंड। यानी आप रेफरेंस जब करोगे तो शुरुआती लाइन आपको लिखनी है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। और ये फ्रॉम द पोएम तक आप किसी भी पोएम के लिए आप कॉमनली याद कर सकते हैं कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और उसके बाद पोएम का नाम रिस्क्स। और दूसरी लाइन जिसमें आप पोइट के बारे में बताएंगे कि द पोएम हैज बीन कंपोज्ड, या दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय द पोइट जेनेट रेंड। तो ये दोनों बातें आपने लिख दी, पोएम का नाम लिख दिया और पोइट का नाम आपने लिख दिया। अब आप एक मोटे मोटे रूप में आप बता सकते हैं कि ये पोएम किस बारे में और क्या कहती है। तो आप कहेंगे कि दिस इज अ वेरी सिंपल पोएम विद अ ग्रेट मैसेज, अर्थात ये एक बहुत ही
साधारण सी पोएम है, मतलब साधारण का मतलब सरल पोएम है, कोई ज़्यादा उलझाने वाली पोएम नहीं है, लेकिन इसका जो मैसेज है, इसका जो संदेश है वो बहुत बड़ा है। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल पोएम विद अ ग्रेट मैसेज। और एक लाइन आप इसमें और जोड़ सकते हैं कि इस पोएम की जो प्रकृति है, नेचर है, वो क्या है। तो आप कह सकते हैं कि रिस्क इज अ मोटिवेशनल पोएम। रिस्क इज अ मोटिवेशनल पोएम, यानी आप कह सकते हैं कि रिस्क पोएम जो है वो एक मोटिवेशनल पोएम है। मोटिवेशनल का मतलब होता है प्रेरणादायक पोएम है। ये पोएम प्रेरणादायक है, और प्रेरणादायक क्यों है वो आपको पता है, क्योंकि ये हमें इस बात के लिए इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है कि हम जो है वो जीवन में रिस्क उठाएं, क्योंकि बिना रिस्क उठाएं वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग, यानी हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। फिर आप जो है वो कॉन्टेक्स्ट वाला भाग ले लेंगे। कॉन्टेक्स्ट वाले भाग में आपको क्या करना है, जैसे अपन इन शुरुआती लाइनों की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट वाले भाग में आप इस कम से कम इस कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे कि द पोएट गिव्स अ लिस्ट ऑफ स्मॉल एक्टिविटीज ऑफ आवर डेली लाइफ। द पोएट गिव्स यानी कवि हमें देता है, पोएट जो है वो हमारे सामने रखता है, देता है, अ लिस्ट एक तरह की एक सूची देता है, ऑफ स्मॉल एक्टिविटीज छोटी छोटी एक्टिविटीज, छोटे छोटे क्रियाकलाप की सूची देता है, ऑफ आवर डेली लाइफ, और वो छोटे छोटे क्रियाकलाप हमारे डेली लाइफ में हम करते हैं, हमारे रोजमर्रा की, रोज के दिन ब दिन की जिंदगी में वो डेली लाइफ में हमारे क्रियाकलाप वो होते हैं, उनकी वो लिस्ट देता है। और कहता है, द पोएट सेज, कभी कहता है दैट देयर इज सम काइंड ऑफ रिस्क इन एवरी स्मॉल एक्टिविटी ऑफ आवर लाइफ। पोइट सेज, कभी कहता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ रिस्क, कि किसी न किसी प्रकार का रिस्क जरूर है, इन एवरी स्मॉल एक्टिविटी ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन की सबसे मतलब हर छोटी एक्टिविटी में। फिर तीसरे पार्ट में हम आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन में, जो कि थोड़ा सा बड़ा पार्ट बनेगा। इसमें आपको बताना है कि जो पंक्तियां हैं, जो लाइन्स हैं, उनमें क्या कहा है वो आपको अपनी भाषा में समझाना है, उस मतलब आपको ये दिखाना है कि आप कितना समझ पाए उस बात को। तो आप कहोगे कि द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट देयर इज रिस्क इन एवरी स्मॉल एक्टिविटी ऑफ आवर लाइफ, यानी पोएट जो है वो कहता है कि हर जीवन की छोटी मोटी जो एक्टिविटी है, हर छोटी क्रियाकलाप है, एक्टिविटी का मतलब हर छोटा क्रियाकलाप, उसमें कोई ना कोई रिस्क जरूर निहित है, कोई ना कोई खतरा है, कोई ना कोई जोखिम है। ही गिव्स अस द एग्जाम्पल्स ऑफ सच एक्टिविटीज। फिर कवि जो है गिव्स अस हमें देता है द एग्जाम्पल्स, यानी उदाहरण देता है, ऑफ सच एक्टिविटीज। सच का मतलब ऐसी ऐसी जो एक्टिविटीज है, ऐसी जो क्रियाकलाप है, उनका उदाहरण पोएट देता है। और वो क्रियाकलाप क्या क्या है। द पोएट सेज, कवि कहता है कि इफ एनीवन लाफ्स, यानी कोई यदि हंसता है, पीपल मे कंसिडर हिम और हर फूल, तो लोग जो है वो उसको मूर्ख समझ सकते हैं। ये रिस्क है किसमें, हंसने में। इफ एनीवन, द पोएट सेज, इफ एनीवन लाफ्स, पीपल मे कंसिडर हिम और हर फूल। इफ एनीवन वीप्स, यानी कोई रोता है, इफ एनीवन वीप्स, पीपल मे कंसिडर हिम इमोशनल, यानी सेंटिमेंटल। तो लोग, कंसिडर का मतलब समझना, मे कंसिडर यानी समझ सकते हैं, पीपल मे कंसिडर लोग समझ सकते हैं उस व्यक्ति को जो रोता है उसको इमोशनल, पीपल मे कंसिडर हिम इमोशनल और सेंटिमेंटल। फिर आगे पोएट कहता है कि इफ समवन हेल्प्स अदर्स, यदि कोई किसी की हेल्प करता है, इफ समवन हेल्प्स अदर्स, पीपल में से लोग कह सकते हैं कि ही और सी इज डूइंग सो, यानी वह व्यक्ति डूइंग सो यानी ऐसा कर रहा है, फॉर हिज और हर ओन प्रॉफिट, अपने खुद के प्रॉफिट के लिए ऐसा कर रहा है। दोबारा रिपीट कर देते हैं कि इफ समवन हेल्प्स others, people may say that she or he is doing so for his or her own profit, अपने खुद के फायदे के लिए ऐसा कर रहा है। फिर अगला जो क्रियाकलाप है, इफ यू टेल योर फीलिंग्स, यदि आप अपनी फीलिंग्स बताते हैं टू पीपल, लोगों को, तो योर इनर साइड विल कम आउट। ये रिस्क है इसमें कि आपका जो अंदर का रूप है, अंदर की जो सोच है वो कम आउट यानी बाहर आ जाएगी। If you tell your feelings, your inner side will come out. If you put your dreams before
क्राउड, यदि आप अपने सपनों को क्राउड के सामने, लोगों के सामने, भीड़ के सामने रख देते हैं, तो पीपल मे कॉल यू इनएक्सपीरियंस्ड। इनएक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है अनुभवहीन। यानी अगर आप अपने सपने जो है वो लोगों के सामने बताते हैं तो आपको पीपल जो है, लोग जो है, पीपल मे कॉल यू इनएक्सपीरियंस्ड और नाइव, जो शब्द, नाइव शब्द जो कविता में इस्तेमाल किया गया है। तो ये शुरुआती जो स्टेंजा है उसमें ये बातें कही गई है। इसके बाद आगे भी ये चलता है, इसकी अपन सेकंड जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट होगा उसमें अपन करेंगे। इन दिस वे हम कह सकते हैं देयर आर सर्टन एक्टिविटीज द पोएट गिव्स and says that there is some kind of risk in every small activity of our life। हमारे जीवन की हर छोटी एक्टिविटी में कोई ना कोई प्रकार का रिस्क निहित है। स्टिल, फिर भी we should take risk, we should take risk because if we do not take risk we cannot achieve anything। क्योंकि अगर हम कोई रिस्क नहीं लेंगे तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आगे की जो पार्ट्स बनेंगे वो सेकंड और थर्ड और फोर्थ एक्सप्लेनेशन में बनते चले जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए हुआ कि इसमें अपन शुरुआत में इस एक्सप्लेनेशन की जो प्रकृति है, नेचर है, उसको अपने समझा है। आगे जो इसके पार्ट वाले जो वीडियोस बनेंगे वो शॉर्ट बनेंगे। तो ये जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है इसको आप साथ में आप लिख लें और इसको अच्छे से आप तैयार कर लें और नोट डाउन कर लें और साथ में इसको प्रिपेयर भी कर लें।